नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात आसाराम और गुरमीत राम रहीम को मिले रियायत की, जिसके कारण ये दोनों कुछ दिनों जेल से बाहर की हवा में सांस ले पाएंगे। राम रहीम फरलो मिलने पर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ गए हैं और आसाराम को बीमार होने की वजह से इलाज कराने के लिए 7 दिन की पैरोल मिली है। आसाराम को पहली बार पैरोल मिली है, लेकिन पिछले 46 महीने में राम रहीम 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुके हैं। गुरमीत राम रहीम को रेप और मर्डर केस का दोषी पाया गया था। वहीं आसाराम पर नाबालिग से रेप जैसे गंभीर आरोप साबित हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं बाबाओं के गुनाह को, फिर बताएंगे कि क्या अंतर है फरलो और पैरोल में। साल 2002 में एक चिट्ठी चर्चा में आई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम पर साध्वियों से बलात्कार की कहानी लिखी थी। यह एक साध्वी की आप बीती जैसा था, जिसे भारत के तत्कालीन पीएम वाजपेयी और चीफ जस्टिस को भेजा गया। साध्वी ने चिट्ठी में लिखा, मुझे कमरे में बाबा ने बुलाया, महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। उन्होंने मुझे जकड़ते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं। यह पत्र सबसे पहले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांध्य दैनिक अखबार पूरा सच में प्रकाशित किया। बाद में रामचंद्र छत्रपति की हत्या हो गई। 15 साल बाद 2017 में इसी पत्र के आधार पर गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल वह रोहतक जिले की सुनरिया जेल में बंद है। वहीं आसाराम बापू की बात करें तो 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में रात 2 बजे आसाराम के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि 16 अगस्त की रात जोधपुर के मड़ई स्थित फार्म हाउस में आसाराम ने अपने कमरे में बुलाकर करीब 1 घंटे तक यौन शोषण किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की छिंदवाड़ा आश्रम के छात्रावास में रहती थी। वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया। 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का केस दर्ज है। इस मामले में भी 31 जनवरी 2023 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जो पहली बार अब पैरोल पर बाहर आएंगे। आसाराम पैरोल पर बाहर आए तो सवाल उठता है कि आखिर पैरोल है क्या। पैरोल एक तरह की कैदी की सशर्त रिहाई की व्यवस्था है, जो अमूमन कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी होता है। यदि कैदी ने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे पैरोल मिल सकता है। पैरोल एक अधिकार नहीं है। इसका मकसद स्पेशल कंडीशन में कैदियों को थोड़ी राहत देना है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या बीमारी हो या किसी गरीबी की शादी हो या अन्य जरूरी वजह हो। पैरोल के लिए कई राज्य सरकारों ने रूल्स और गाइडलाइन तैयार किए हैं। इसके जरिए ही पैरोल देने या न देने का फैसला होता है। पैरोल के लिए सही और जरूरी वजह नहीं होने पर पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर अपराधों के कैदियों का जेल के बाहर जाना समाज के हित में नहीं होता है। पैरोल 2 तरह की होती हैं, रेगुलर पैरोल, कस्टडी पैरोल। रेगुलर पैरोल में कैदी खुलेआम आजाद रह सकता है, लेकिन कस्टडी पैरोल में कैदी के साथ पुलिस भी होती है। कस्टडी पैरोल आमतौर पर कैदी को किसी के मिलने के लिए दी जाती है। जैसे कस्टडी पैरोल के तहत मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की छूट दी गई थी। पैरोल के बाद अब जानते हैं आखिर फरलो क्या है। फरलो एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काम से एक तय समय के लिए टेम्परेरी छुट्टी। जेल के संबंध में फरलो किसी कैदी को जेल से एक तय समय के लिए छुट्टी देना होता है।
फारलो कैदी का कानूनी अधिकार है। इसके लिए किसी भी तरह की स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। भारत में सजा का कॉन्सेप्ट दंडात्मक नहीं बल्कि सुधार वाला होता है। इसीलिए कैदी को फारलो दी जाती है, जिससे कैदी को अपने परिवार, सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सहूलियत हो सके। साथ ही जेल में लंबे समय तक रहने वाले इंसान को बेहतर बनने में मदद मिले। हर राज्य ने फारलो के लिए अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हुई है। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं, केवल फारलो पाने के प्रोसेस अलग अलग हैं। आपको बता दें कि पैरोल कम सजा के लिए मामले में दी जाती है, जबकि फारलो लंबे समय की जेल के मामले में दी जाती है। राज्यों के हिसाब से इसमें अपवाद भी होते हैं। फारलो कैदी का अधिकार होता है, जबकि पैरोल कैदी का हक नहीं होता है। पैरोल में बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता, वहीं फारलो में ऐसा कोई नियम नहीं है। पैरोल का ड्यूरेशन 1 महीने तक का हो सकता है, जबकि फारलो में यह ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों को तक का होता है। लेकिन अलग अलग राज्यों में इससे जुड़े नियम अलग अलग हो सकते हैं। पैरोल की मंजूरी डिविजनल कमिश्नर देते हैं, जबकि फारलो के बारे में डीआईजी फैसला लेते हैं। पर्याप्त कारण होने पर पैरोल दिया जाता है, जबकि फारलो जेल में मोनोटोनी तोड़ने के लिए दी जाती है, यानी उसके एकाकीपन को खत्म करने के लिए। पैरोल कई बार दी जा सकती है, वहीं फारलो लिमिटेड होता है। लेकिन ऐसे बाबाओं को जो संगीन आरोपों में जेल में बंद हैं, उन पे वो सजा आता है, उनकी रिहाई पे कई सवाल खड़े उठते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। तनुज जी, ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग जो बाबा के आवरण में, संत के आवरण में इस तरह के कुकर्म करते हैं, उनको बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, लेकिन कानून की अपनी मर्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जैसे पैरोल से रिहाई हो रही है, फारलो से रिहाई हो रही है, तो सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करने के बाद भी ये संत कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने आरोपों पे से इनकार करते हैं? तनु जी। प्रसून जी, देखिए क्या है, जो जहां तक मामले हम देख रहे हैं पैरोल, जैसे कि अभी हाल ही में किसी जो मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पैरोल की व्यवस्था करी है आशाराम बापू के मामले में भी, तो हमने यही देख रहे हैं कि जितने भी जो मैटर्स होते हैं इनमें पैरोल एक राइट बन चुका है आज के समय में। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इम्प्रिजमेंट में रहते हैं तो आपको पैरोल लेना पड़ती है। वही लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट है, अगर आप फॉरलॉ पे जाते हैं, तो डिपेंड करता है। और ये सारे जो राइट्स है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैरोल की कमिटीज बनी है, वो डिसाइड करती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस कमेटी का डिसीजन ठीक नहीं है तो आप हाई कोर्ट में उसके लिए अलग से अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में आप उसकी लिटिगेशन कर सकते हैं। तो देखिए, पैरोल एक जो है फॉर द टाइम एक डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड है, और वो किसी रीजन के लिए ही की जाती है। जैसे अभी जो हमने रिसेंटली केस देख रहे हैं आशाराम बापू वाला, उसमें स्वास्थ्य के पर्पज से, जांच के पर्पज से, दूसरे वजह से पैरोल की डिमांड की गई है। जी प्रसून जी, एक सवाल और बड़ा है कि माना जाता है कि चुनाव के वक्त ही ऐसे बाबाओं को पैरोल या फॉरलो दिया जाता है, और ये लोग जब आते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे डेरा सच्चा सौदा की बात की जाए तो उसमें एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, डेरे के गुरु तय कर देते हैं किसे समर्थन देना है। तो क्या यह अदालत के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है, या इस पे आंख मूंदे रहती है अदालतें? जी, ये सबसे पहले तो ये है कि पैरोल जो है वो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कमिश्नर के द्वारा, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा ही, या फिर कोर्ट के माध्यम से ली जाती है। तो जहां तक मेरा सोच है, अगर चुनाव के समय की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो उनके जो वकील हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके जो वकील होते हैं वो तय करते हैं कि वो उनके माध्यम से ये अपील की जाती है। तो शायद हो सकता है आपका कहना प्रसून जी बिल्कुल ठीक हो कि ये चुनाव के समय में जो है डिमांड उनकी की जाती होगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि कभी इनके अनुयायी के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में मौजूद है। तो हम जानते हैं कि समय के साथ में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसके अंदर पैरोल का जो डिमांड है वो हो सकता है चुनाव के समय में भी किया जाता हो, लेकिन ये पूर्णतः एक जो है पारदर्शी प्रक्रिया है, जो कि किसी जिला स्तरीय कमिश्नर या फिर
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही तय करके दी जा सकती है। प्रसून जी जी, अब बस आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं, आम कैदियों और संत जो अब कैदी हैं, इन दोनों में क्या कोई अंतर किया जाता है? नहीं, देखिए, पैरोल तो आम कैदी जो दूसरे कैदी हैं उनको भी मिलती है। पैरोल एक अधिकार, मैंने आपसे कहा, एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो एक इसके लिए स्पेशल प्रिजनर्स कमेटी का भी गठन हुआ है राजस्थान में भी। तो देखिए, पैरोल तो क्या है, एक कोई भी जो अपराधी जिसको सजा हुई है वो अपना आधिपत्य रूप से एक महीने तक। तनुज जी, हमने जो अभी डिस्कशन किया और अपनी रिपोर्ट में बताया, उसमें बताया कि पैरोल जो है वह आपका कानूनी हक नहीं है, फॉरलो आपका कानूनी हक है, जिसकी संख्या सीमित हो सकती है। लेकिन अगर पैरोल की बात की जाए तो पैरोल में ये साफ है कि आपको आपके किसी निजी संबंधी की डेथ हो गई हो, क्या कोई विशेष कारण हो जिसको जरूरी समझती है अदालतें भी, उसके आधार पे आपको किया जा सकता है। तो अभी जो इन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं काफी लंबे लंबे समय तक की, उस पे सवाल उठ रहा है, बस और कुछ नहीं। जी तनुज जी। देखिए, क्या है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पैरोल की जो कमेटी होती है वो भी एक जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी होती है। वहीं हम फॉरलॉ में अगर बात करें तो वो तो फिर डीआईजी प्रिजन या फिर ऊपर जो न्यायालय है उन्हीं के आधार पर ही मिलता है। लेकिन वही बात है कि ये तो डिमांड कमेटी, आपने अगर कोई चीज के लिए डिमांड करी और अधिकृत है, अगर आपको कोई जैसे बीमारी है, जांच है, कोई अति आवश्यक कोई कार्य है, कोई घर परिवार में कोई कार्य है, और अगर आपको इस तरह की जमानत की अगर आवश्यकता है, जमानत नहीं, पैरोल की अगर आवश्यकता है, निश्चित रूप से आप जो है उसको कमेटी के उसके अधिकारी होंगे। तनुज जी, बहुत अहम बात कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, आपका स्वागत है। तनुज जी कह रहे हैं कि कानून सबके लिए समान है, उसमें जो रियायत देने की व्यवस्था है, चाहे पैरोल की बात की जाए चाहे फॉरलो की बात की जाए, वह कानून अपना काम करता है, वह भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आपसे फिर पूछता हूं मोहम्मद अमीन साहब कि राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों में करीब 30 से अधिक सीटों पे दखल है। राज्य में करीब 50 लाख से ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं, और जब चुनाव होने वाला ऐसे समय में राम रहीम की रिहाई क्या पॉलिटिकल मायने नहीं निकाले जाएं? नहीं, देखिए प्रश्न यहाँ तक सवाल है, यहाँ पर देश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं वो बाहुबली और जो संत साधु और हर तरीके के लोगों को इस्तेमाल करती है हर पार्टी। कोई एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी इस्तेमाल करती है और सोचती है कि एक एक सीट उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मेरा जो डिपार्टमेंट रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहा है लास्ट में, तो इसलिए हम जानते हैं इन बातों को और इनको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर जहाँ तक साधु संतों का सवाल है, उनसे काफी लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो जेल जाएं या वो मर्डर करें या कुछ करें, लेकिन उनको उनमें आस्था होती है। उस आस्था का जो है पूरा सदुपयोग करना चाहती हैं पार्टियां, और उन पार्टियों में अगर आप लगाएंगे नाम की रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी को तो इसलिए समझा जाता है कि शायद उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन नहीं, इसमें हर पार्टी का अपना योगदान है, हर पार्टी के अपने जो नेता हैं उनका वहाँ पे अप्रोच होती है, और हर दर के लोग कोशिशें करते हैं कि उन साधु संतों का इस्तेमाल किया जाए। बदमाशों का सवाल होता है तो वहाँ पर जो बाहुबली होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद अमीन साहब, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे राम रहीम को 10 बार कभी पैरोल पे कभी फॉरलो पे छोड़ा जा चुका है, तो ये जो जेल से छूटने का जो चुनावी कनेक्शन है, क्या आप मानते हैं कि इसका कोई चुनावी कनेक्शन है या नहीं है? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, जबकि कई बार छोड़ा गया, लोकसभा से पहले छोड़ा गया कई बार, और वहाँ चुनाव हुए, लोग बाई इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का मानना सही है। लेकिन अब कहाँ तक सच है ये तो जुडिशरी जानती है, और इसके लिए जो है तो गवर्नमेंट जान सकती है। मोहम्मद अमीन साहब चुनाव आयोग में भी रहे हैं, आपको तो मालूम होगा कि क्या वो ऐसे बाबाओं का वास्तव में कोई प्रभाव पड़ता है जिनके बारे में मालूम हो कि उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप, रेप और हत्या जैसे आरोप में वो सजा पा चुके हैं, आरोपी नहीं लगे, सजा तक पा चुके हैं, कोर्ट ने उनको आरोपी दोषी ठहरा दिया है, उसके बाद भी इन लोगों का कोई समाज पे प्रभाव पड़ता है? आपने देखा ऐसा प्रभाव पड़ते हुए? नहीं, जब अंधभक्ति है तो अंधभक्ति के लिए क्या करेंगे आप? देखा ना, अंधभक्ति में तो कुछ नहीं, विश्वास की बात है उनकी, और वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर किसी बाबा ने किसी को मार भी दिया है तो अपनी शक्ति से मारा होगा, कोई कारण होगा इसलिए मारा होगा, ये नहीं कहता कि ये जानबूझ के किया होगा। इसलिए उनका विश्वास तो रहता है उनमें, और इसका नतीजा है कि वो
उनके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, उनकी आस्था रहती है। अभी भी देखिए कई साधु हैं, कोई एक दो साधु नहीं, कई साधु जेल में हैं, उनका देख लीजिए यही हाल है। उनके भक्त जो है कम नहीं हुए हैं। अभी आपने दुर्घटना देखी होगी, कई 150-200 लोग मारे गए थे, लेकिन नहीं, साधु को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली कनेक्टेड था और दूसरी बात उसके विश्वास करने वाले लोग थे। इसलिए सरकार ने भी सोचा और लोगों ने भी सोचा कि चाहे वो अपोजिशन के रहे हों, उनके साथ फोटो थे उनके, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस बात को सामने लाया जाए। बस ये है कि बाबा का विश्वास बना रहना चाहिए जनता में, और जनता हमको वोट देती रहे उनके कहने से। ये है कहानी सचिन जी। तो तनुज जी, एक सवाल, जैसे अगर मोहम्मद अमीन साहब की बात समझी जाए तो एक बात तो साफ है कि जिस कारण से आपको पैरोल या फरलो मिलता है, अब फरलो की बात की जाए तो कहा जाता है उसमें मोनोटोनी तोड़ने के लिए, जेल की मोनोटोनी तोड़ने के लिए या एकाकीपन तोड़ने के लिए उनको ये रियायत मिल जाती कि आप अपने घर पे जाइए। ये राजनीति करने की अनुमति कैसे मिल सकती है, या उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, नियंत्रण नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से प्रसून जी, ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है कि पेरोल या फरलॉ जिस वजह से प्रोवाइड किया गया है, कॉज ऑफ एप्लीकेशन को आपने लगा करके उसकी डिमांड करी है, उसके बाहर अगर आप किसी भी गतिविधि को करते हैं, जैसे कि उसमें चुनाव प्रचार या कोई भी अन्य सत्संग या कोई भी और फरमान आप जारी करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कोई निगरानी व्यवस्था होती है या नहीं तनुज जी? नहीं, होना चाहिए, अभी होती नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को लगता है कि जब कभी भी ऐसे कोई एप्लीकेंट अगर इसकी कोई डिमांड करता है तो सामने वाले दूसरे पक्ष को के वकील को भी इसके संबंध में एक आपत्ति जता करके इसका विशेष रूप से ध्यान रखवाने की आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम भी कई बार देखते हैं कि कई बड़े बड़े लोग जिनका काफी समाज में एक अलग दबदबा रहा है या उसके कोई सारे अनुयायी हैं या कुछ है, और वो समय पर जब चुनाव का समय आता है तो वो पेरोल पर या फॉरलॉ पे या किसी और माध्यम से बाहर आते हैं, और वो जो विषय के लिए बाहर आते हैं वो इस पे जो है प्रचार में लग जाते हैं चुनाव के। तो निश्चित रूप से गलत है, इसका जनता में भी संदेश गलत जाता है और इस चीज के ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब, अगर देखा जाए भारत की न्याय प्रणाली को तो वह सुधार लाने वाली कोशिश के तौर पे देखा जाता है। कहा जाता है दंड विधान जो है वो पनिश करने के लिए नहीं होता है, आप में सुधार लाने के लिए किया जाता है जो दंड का विधान है। और पता चलता है कि गंभीर से गंभीर आरोपों में भी ये लोग इसी का फायदा उठाकर इस तरह की रियायत लेते हैं और फिर वही काम में जुटते हैं जिसके लिए इनको रोका जाता है। तो क्या अभी भारतीय कानून में और बदलाव की जरूरत है? देखिए साहब, समय समय पर कानून में बदलाव होते रहे हैं और होने भी चाहिए। देखिए, इन्होंने कई बार चुनाव आयोग ने भी इस तरह की बातें की हैं और लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने जो अपना प्रपोजल बैठा है सरकार ने उसको पेंडिंग रखा है, चाहे ये सरकार रही हो चाहे उससे पहले की सरकार रही हो। इस सरकार में तो 2-4 सुधार के लिए लाया गया, लेकिन पिछली सरकार ने तो बिल्कुल उन सुझावों को लेकर चुप बैठी रहती थी, पार्लियामेंट में कोई पास नहीं किया। लेकिन अभी देखने में आ रहा है सरकार जो है ये कुछ न कुछ परिवर्तन लाई है, कुछ न कुछ लोगों का चेंज आया है और कई कानून बदले भी गए हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले को देखते हुए कानून के अंदर, लेकिन सवाल मैं अभी वही पहले कह रहा था कि इसमें कोई एक शासक दल का मामला नहीं है, अपोजिशन के पार्टी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी भी आस्था इन्वॉल्व है, उनके लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए सोचते हैं कि चलो एक पार्टी अगर कर रही है, रूलिंग पार्टी को फ्री कर रही है, तो उसका फायदा उनको भी होने वाला है। मोहम्मद अमीन साहब, क्या ये केवल आस्था का सवाल है या वास्तव में इन लोगों का इतना प्रभाव है कि राजनीति में उठापटक को ये लोग मैनेज कर सकते हैं? देखिए, अभी जहां तक सवाल है राम रहीम का, इसके कई बार मैंने देखा पॉलिटिकल लोगों को टीवी पे, इनके साथ गए हैं, इनके पैर छुए हैं, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या कारण है? बिना आपसे और मेरे से कोई आशीर्वाद लेने आता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्तियां नहीं है, ना हमारे अंदर वो उतना बैकग्राउंड है। तो ये देख के इसी तरीके से पॉलिटिशियन भी उसको लाते हैं सामने, उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं जो उनको फायदेमंद होता है। कभी भी देख लीजिए, किसी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो आपका प्रधान हो या कोई सोशल वर्कर हो, जिसके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं वो दिला सकता है इनको वोट या इनके लिए कुछ कर सकता है पॉलिटिशियन के लिए, उसी को पॉलिटिशियन तवज्जो देते हैं। आपको और हमको नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ईमानदार आदमी, हम उनके लिए उतना बेईमानी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आस्था का विषय भी है और साथ साथ में उनका इंटरेस्ट भी है, दोनों पार्टियों का, अपोजिशन का भी और पावर वालों का भी। तो मोहम्मद अमीन साहब, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था सड़ चुकी है, आप यही कह रहे हैं?
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है, जो ये दोनों पार्टियां नहीं करना चाहेंगी जल्दी। आप देखिए, इससे पहले कहा गया था कि जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं या कन्विक्ट होने वाले हैं या इस तरह की बातें थी, उसमें ला के कुल मिला के ये कह दिया गया कि जिनको 3 साल से ऊपर की सजा हो उनके लिए मान्य किया है। लेकिन इनके केसेस लंबित चलते रहे और अभी भी ये कहा गया है कि विधायक या जो इलेक्शन लड़ता है या सांसद का इलेक्शन लड़ता है या कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो उसकी एमपीएमएलए कोड बना दी गई, लेकिन उसको भी वहां भी केसेस लिंगर ऑन किए जाते हैं, सालों साल लग जाता है। इसका क्या मतलब है कि लोगों को अभी भी इतना विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि हमने गलत नहीं, मैंने गलत किया है, इसीलिए उन कोर्टों को भी डिपेंडिंग ऑन किया जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस की जाती है। जबकि उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जल्दी से जल्दी इनके केसेस तय किए जाएं, लेकिन उनको भी तय करना नहीं चाहते। जानते हैं इसमें आधा से ज्यादा तो डिफॉल्टर निकल जाएंगे। मोहम्मद अमीन साहब, आप तो चुनाव आयोग में काफी लंबे समय तक रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो हमारा चुनावी सिस्टम है वह खुद ही ऐसे लोगों को, ऐसे सिस्टम को बढ़ावा देता है जो हमारा ही शोषण करते हैं? भाई प्रचंड सीधी सी बात है, मैं पहले ही कह रहा था कि मैंने देखा ना एमपीएमएलए कोड बनाई गई, लेकिन उसमें भी इन्हीं लोगों का वर्चस्व है। ये उसको पेंडिंग करते हैं, इसको जल्दी गवाहियां नहीं दिलाते कुछ क्योंकि वो जानते हैं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। और कई केसेस में आपने देखा है, चाहे वो राहुल गांधी का केस रहा हो या कोई और भी केसेस रहे हो, अतीक अहमद का किसी का भी केस रहा हो, उसमें आपने देखा होगा जहाँ 3 साल की हुई, रशीद मसूद को जो कि केंद्रीय मंत्री थे पहले, उनका भी वो 3 साल का जहाँ ऊपर हुआ, उनको जो है तो चुनाव से डिबार हो जाते हैं। इसमें लालू यादव भी आज की डेट में। तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते, पक्ष या विपक्ष दोनों ही लोग, कि उससे वो बाहर हों और इलेक्शन व्यवस्था से बाहर कर दिए जाएं। इसलिए इनका सिस्टम ही ऐसा है और ये लोग सुधार चाहते ही नहीं है। सुधार चाहते ही नहीं है, लेकिन इस सुधार को लाएगा कौन, ये बड़ा विषय है। इस चुनाव में या अगले चुनाव में आप किस तरह की प्रतिक्रिया चाहते हैं अपने नेताओं से? जैसी प्रतिक्रिया चाहते हैं वैसे ही उम्मीदवार को आप अपना नेता चुनिए, अन्यथा आपको यह परिस्थितियां बार बार झेलनी होंगी। यह हमारे व्यूअर्स के लिए एक सलाह है, और अगर आपने इन स्थितियों परिस्थितियों को नहीं बदला तो खामियाजा आने वाले समय में हमारी बहन, बेटियां, माएँ, यही सब लोग झेलेंगी, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इस व्यवस्था को बदलने की पहली कार्रवाई हम ही से होनी चाहिए कि हम तमाम उन लोगों को सुने जरूर, लेकिन उनसे उतना ही प्रभावित हो जहां देश की एकता, अखंडता के ऊपर कोई सवाल न उठ पाए और हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आप दोनों मेहमान इस खास प्रोग्राम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।